बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। सरदार, आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है। सुनार का पूरा ट्रक अपने साथ लाए हो? शाका बोला। सरदार ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर इशारे से उन दोनों को ट्रक को उनके खुफिया अड्डे पर पहुंचाने का कहा और खुद मसेरी पर आलती पालती मारकर बीड़ी सुलगाने लगा। चलापता भारत के जिला अलीपुर दौरा से 20 किलोमीटर के फासले पर एक घना जंगल है। ये वाक़या 1960 का है, जब चंबल और चलाटा पर डाकुओं का राज था। खासकर चलापटा में विक्रम डाकू की तो दूर दूर तक धाक थी। उसका डकैती का अंदाज बहुत अजीब था। ये अपने शिकार को पहले से बता देता और फिर वहां पर डकैती करता। आज तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा था। चंबल के जंगल के डाकू भी उसकी दहशत से कांपते थे, क्योंकि वो बंदूक पहले चलाता था, बाद में बात करता था। ये वाकया भी विक्रम का ही है। लता, अरियो लता, भगवान जाने मेरी बात क्यों नहीं सुनती। शांता ने जोर से तीसरी बार आवाज लगाई तो लता अपने कमरे से आई। अम्मा जी, आपने बुलाया? मुझे समझ नहीं आता। जब मैं कह चुकी थी कि आज शाम को तेरे पिताजी के मेहमान आएंगे, उनके लिए तैयारी अलग से करनी है। चल काम में मेरा हाथ बटा। शांता उसे कहकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। लता बुरा सा मुंह बनाकर उसके पीछे हो ली। सेठ दीनदार शहर के मशहूर हीरों के व्यापारी थे। ऊपर वाले का दिया उनके पास सब कुछ था। बीवी शांता, 17 साला बेटी लता और बेटा विजय 22 साल का। बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा था, जबकि बेटी अभी कॉलेज में ही थी। ये उम्र इतनी पक्की तो नहीं होती, पर न जाने कैसे लता उसी के कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के कुमार को दिल दे बैठी। कुमार भी लता की तरह एक बड़े बाप की औलाद था। देखने में काफी सजीला था। शायद उसकी नीली आंखों ने लता को कुमार के दिल में जाने का रास्ता दिखाया था, पर शायद कुमार इस बात से नावाकिफ था कि कोई चुपके चुपके अपने दिल में उसकी यकतरफा मोहब्बत का ताजमहल बना रहा है। आ गए आप? सेठ को देखते हुए शांता ने कहा। सेठ ने सिर्फ मेहमानों के इंतजाम का पूछा और अपने कमरे में चले गए। शाम के तकरीबन ठीक 6 बजे सेठ के सब मेहमान आ चुके थे। शांता ने सारे पकवान सेठ जी की हिदायत पर खुद अपने हाथों से बनवाए थे। खाने की मेज पर नौकरों ने खाना लगाया। सबने सैर होकर खाया। इतने लजीज और उम्दा खाने की तारीफ किए बिना कोई भी नहीं रह सका। चंबल माँ, शेखर को हमारा पैगाम भिजवा दो। कल हम ठीक 3 बजे उसके माल पर धावा बोलेंगे। जी सरदार, कहकर शंकर एक दूसरे डाकू के साथ चंबल रवाना हो गया। अरे ओ शेखर, सरदार विक्रम का पैगाम है कि कल वो ठीक 3 बजे तेरा माल ले उड़ेंगे। बचा सकता है तो बचा ले अपने माल को। शंकर ने जोरदार आवाज में कहा। तो हमारा भी पैगाम है, अपने सरदार को पहुंचा दो कि हम जो माल लूटते हैं उसे अच्छे काम में लगाते हैं। मैं भी तेरे सरदार का इंतजार करूंगा। जा बोल दे अपने सरदार को। शेखर ने गिरफ्तार आवाज में कहा तो दोनों सहम कर वहां से भाग गए। दे आए हमारा पैगाम? विक्रम ने अपने आदमी को आता देखकर पूछा। जी सरदार, उसने भी आपको धमकी दी है। विक्रम ने अपने आदमी को तेज निगाहों से देखा और कहा, विक्रम किसी से नहीं डरता, कल की तैयारी करो। फिर वो दोनों आदमी वहां से चल दिए। अगले दिन विक्रम सुबह से ही बुखार में तप रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि उससे उठा नहीं जाता था। उसने शंकर को बुलाया और कहा कि वो आज रात सिरदारी करे। पहले तो शंकर झिझका, मगर विक्रम के इसरार पर वो राजी हो गया। विक्रम ने उसे खास हिदायत की कि उसका नाम खराब न करे। ठीक 3 बजे शंकर 50 डाकुओं की टोली लेकर चंबल पहुंचा। वहां ये लोग जैसे ही पहुंचे, शंकर ने शेखर के गिरोह पर धावा बोल दिया। शेखर के आदमियों ने भी पलट कर वार किया, मगर शंकर का हमला काफी भारी था। फिर अचानक यक्के बाद दीगरे शंकर के आदमी ढेर होने लगे। ये देखकर शंकर काफी बौखला गया और एक जगह छुप गया और शेखर के आदमियों पर नजर की तो उसके होश उड़ गए। शेखर के हर आदमी के पीछे एक और नकाबपोश डाकू था। शंकर ने फौरन अपने बचे हुए आदमियों को पलट जाने का इशारा किया। वो सभी भाग खड़े हुए। शेखर के आदमियों ने खुशी का नारा मारा। कुछ देर के बाद शेखर ने उन नकाबपोश नौजवानों के सरदार का शुक्रिया अदा किया और उनके बारे में पूछा।
उसने बताया कि उसका नाम दुर्जन है, परले जंगल में उसका बसेरा है। यहाँ गोलियों की आवाज़ सुनी तो उसकी मदद करने को रुक गया, क्योंकि उसने भी शेखर के बारे में सुन रखा था कि वो एक नेक डाकू है। फिर दोनों ही रिवायती अंदाज में मिले और आन की आन वो लोग वहाँ से चले गए। विक्रम बेचैनी से शंकर की राह देख रहा था। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ें आईं तो उसे इत्मीनान के साथ तशवीश भी हुई, क्योंकि घोड़ों की टापों से लग रहा था कि बहुत कम लोग वापस आए हैं। पर उसे यकीन था कि शंकर माल ज़रूर लाया होगा। जब शंकर और उसके साथ सिर्फ 20 लोगों को खाली हाथ देखा तो विक्रम ने अपना आप खो दिया। एक सन्नाटेदार थप्पड़ शंकर के गाल पर रसीद किया, जो सर झुकाए अपनी नाकामी का ऐलान कर रहा था। विक्रम के पूछने पर शंकर ने पूरी कहानी उसे सुना दी कि कैसे दूसरे नकाबपोश डाकू ने शेखर की मदद की। विक्रम ने अपने सब आदमियों से पूछा कि इन्होंने उन नकाबपोश डाकुओं को देखा, पर सबने नफी में सर हिला दिया। शंकर ने अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए बहुत कस्में खाईं, पर विक्रम के गले से ये बात न उतरी और उसने उसी वक्त शंकर को ढेर कर दिया। अम्मा, ओ प्यारी अम्मा, दे दो ना इजाज़त कॉलेज जाने की, सब कॉलेज ही के तो दोस्त हैं। लता ने बड़े प्यार से शांता को मनाते हुए कहा था। अरे ना बाबा, अगर कहीं और जाना होता तो मैं जाने देती, पर ये तो जंगल, और वो भी चंबल का। नहीं नहीं, मैं इजाज़त नहीं दे सकती, अपने बाबा से पूछ लेना। अरे माँ, वो तो मुझे जंगल क्या कहीं भी जाने नहीं देंगे। वो तुम उनसे कह देना ना कि मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है, उसी की तैयारी करनी है, बस सुबह जाना और शाम को वापसी। इतने में विजय भी आ गया। सारी बातें सुनने के बाद उसने लता को जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि सेठ दयानंद से वो खुद बात कर लेगा। ये सुनकर लता बहुत खुश हुई, पर शांता का दिल नहीं मान रहा था। लेकिन विजय के समझाने पर वो मान तो गई, पर उसका दिल उसकी हाँ में शामिल नहीं था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लता अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ चंबल जा रही थी। वो लोग सुबह मुंह अंधेरे ही निकल पड़े। एक बस किराए पर ली थी, जिसे चंबल जाने के लिए बड़ी मुश्किल से राजी किया था, और वहां जाने के लिए उसे अलग से पैसे दिए तभी वो राजी हुआ। करीब 10 बजे सब चंबल के इलाके में थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। ड्राइवर ने एक जगह गाड़ी रोक दी और कहा कि अब वो इससे आगे नहीं जा सकता, आगे खतरा है। अभी उसने इतना ही कहा था कि पीछे से घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया, मगर थोड़ी देर में ही एक सनसनाती हुई गोली ड्राइवर के जिस्म से आर पार हो गई। सब बच्चे बुरी तरह सहम गए थे। थोड़ी देर में 4 घुड़सवार आए। इनमें से एक ने कहा कि इनको ले चलते हैं सरदार के पास, बड़े घर के लगते हैं, ज़रूर इनके घर वाले इनके बदले में हमें माला माल कर देंगे। ये कहकर वो गाड़ी में बैठ गया। सब बच्चे बुरी तरह डरे हुए थे। लता को रह रह कर अपने माँ बाप की याद आ रही थी और अपनी माँ की नसीहतें। फिर 3 घुड़सवार आगे थे, जबकि चौथा उनके पीछे बस लेकर रवाना हो गए। ये विक्रम के आदमी थे जो जासूसी करने चंबल के इलाके में थे, और वहाँ लता और उसके साथी उनके चुंगल में फंस गए। विक्रम को जब सब बात पता चली तो उसका जहन तेजी से काम करने लगा और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। अगले रोज विक्रम अपने 20 साथियों और बच्चों को लेकर अचानक ही शेखर के अड्डे पर पहुंचा। विक्रम को अचानक देखकर उसे काफी हैरत हुई थी, क्योंकि विक्रम कहीं भी बिना बताए नहीं जाता था। शेखर के पूछने पर विक्रम ने कहा कि अगर ये नेकी का इतना ही परिस्तार है तो इन बच्चों के बदले अपना सारा माल उसे दे दे, वरना उसके सामने एक एक बच्चे को वो मारता रहेगा। शेखर ने एक नज़र उन बच्चों पर दौड़ाई जिनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। शेखर ने अपने एक खास आदमी को इशारा किया। उसने पहले हुज्जत करना चाही, मगर शेखर के इसरार पर वो अपने आदमियों की मदद से 10 पेटियां उठा कर लाया। वो इतनी भारी थीं कि 4 आदमियों से भी बमुश्किल उठ पा रही थीं। वो सब की सब दोनों टोलियों के बीच में रख दी गई। फिर शेखर के इशारे पर उसके आदमी ने इन पेटियों के मुंह खोल दिए, जो कि सोने हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। विक्रम आगे बढ़ा
और जैसे ही बेटी के करीब पहुंचा, अचानक उसको किसी ने जंजीरों में जकड़ दिया। इससे पहले कि उसके आदमी कुछ कर पाते, वो खुद ब खुद जंजीरों में जकड़ गए। इससे पहले कि शेखर और बच्चे कुछ समझ पाते, अचानक वो 40 नकाबपोश नमूदार हुए, जिनमें से सबसे आगे दुर्जिन था। शेखर अपनी जगह जैसे साकित हो गया। फिर दुर्जिन ने कहा कि उसका नाम अल्ताफ है, वो और उसके साथी जिनजादे हैं, पास के जंगल में ही उनका बसेरा है। जब कोई मुश्किल में होता है तो वो उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। फिर शेखर से कहा कि वो और इसके साथी यही मौजूद थे जब वो अपना खजाना विक्रम को महज इसलिए दे रहा था कि इन बच्चों की जान बच जाए। तो फिर इन्होंने विक्रम और उसके साथियों को कैद कर लिया, कहा कि वो अपना खजाना दूसरे नेक कामों में लगाए। शेखर के पूछने पर अल्ताफ ने बताया कि विक्रम और उसके साथी और इन बच्चों को उनकी सही जगह पहुंचा देगा। जाते जाते उसने शेखर को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जो कि उसने और उसके साथियों ने बखुशी कबूल कर ली और जन्नात के हाथों इस्लाम कबूल किया। फिर अल्ताफ ने उसे एक मोती दिया और कहा कि जब भी उसे अल्ताफ की याद आए, इस मोती को रगड़ ले। ये कहकर अल्ताफ ने एक इशारा किया और अल्ताफ, उसके साथी विक्रम, उसके साथी और बच्चे वहां से गायब हो गए। अम्मा पता है क्या हुआ है? लता ने नाश्ते की मेज पर बैठे विजय और शांता से बौखलाए हुए अंदाज में कहा। बोलो गुड़िया, क्या हुआ है? इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? फिर लता ने अपनी पूरी रोदाद उन्हें सुना दी। ये सुनते ही वो दोनों हंस पड़े। लता के पूछने पर इन्होंने बताया कि वो तो कहीं गई ही नहीं थी, वो तो सो रही थी। लता ने दिल में सोचा, ये कैसे मुमकिन है? उसने अपनी तसल्ली के लिए कुमार को फ़ोन लगाया, पूरी बात बताई। वहाँ से कुमार ने भी यही कहा कि आज सुबह उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर था। लता दौड़कर अपने कमरे में गई, बिस्तर पर दराज होकर सोचने लगी कि जो कुछ भी उसके या उसके दोस्तों के साथ हुआ वो क्या था, मगर उसे किसी बात का कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।